आज बात करते हैं एक लक्कड़हारे और एक राक्षस की कहानी की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कोई आम लोक कथा नहीं है। असल में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। ये हमें सिखाती है कि जब अक्ल और ताकत की टक्कर होती है तो जीत हमेशा उसकी नहीं होती जो दिखने में ज्यादा बलवान हो। तो सवाल ये उठता है कि ज्यादा पावरफुल क्या है, एक राक्षस की बेहिसाब ताकत या फिर एक आम से लकड़हारे की तेज बुद्धि? यही वो सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी है, और इसका जवाब यकीन माने आपको हैरान कर देगा। ये आवाज है भाग्यवान की, जो अपने पति लकड़हारे सत्यवान को अपना दुख बता रही हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये उस गरीबी की चीख है जिसमें वो जी रहे थे। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उनके पास खोने के लिए सच में कुछ बचा ही नहीं था। और ठीक ऐसे ही एक निराश कर देने वाले पल में कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक साधु के रूप में एक उम्मीद की किरण दरवाजे पर दस्तक देती है। एक ऐसा मौका जो सब कुछ बदलने वाला था। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मौका था। जब साधु सत्यवान को कोई भी वरदान मांगने को कहते हैं तो वो सोना चांदी या हीरे जवाहरात नहीं मांगता। वो मांगता है ये 3 अजीबोगरीब चीजें। अब पहली नजर में तो ये मांगे उसकी गरीबी को देखते हुए बिल्कुल ही बेवकूफी भरी लगती हैं। मतलब कौन मांगता है ये सब? एक जादुई कुल्हाड़ी और एक कुर्सी? और जाहिर है सत्यवान की पत्नी भाग्यवान का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उसकी बातें सुनकर तो सत्यवान का फैसला और भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सत्यवान ने वाकई एक सुनहरा मौका अपने हाथ से जाने दिया है। और यहीं से हमारी कहानी की असली पहेली शुरू होती है। और अब कहानी में एंट्री होती है असली विलेन की, एक राक्षस। यही वो चुनौती है जो सत्यवान के उन अजीब से वरदानों का असली टेस्ट लेगी। अब तक जो सिर्फ एक थियरी थी, अब उसका प्रैक्टिकल होने वाला था। राक्षस उसके सामने एक ऐसा सौदा रखता है जो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। 1 साल की शानदार जिंदगी और उसके बदले में हमेशा के लिए उसकी गुलामी। दांव बहुत ऊंचे थे और यह फैसला जिंदगी और मौत का था। पर रुकिए, सत्यवान का हां कहना कोई सरेंडर नहीं था। ये एक सोची समझी चाल थी। वो जानता था कि उसके पास एक सीक्रेट वेपन है, एक ऐसा हथियार जिसके बारे में राक्षस को बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं था। साधु के वो 3 बेकार से वरदान। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा खेल कैसे चला। ये दिमाग और ताकत के बीच एक शतरंज की बिसात जैसा था। हर बार राक्षस को लगता कि बस अब वो जीत गया, लेकिन हर बार सत्यवान की एक चाल उसे मात देती थी। तो 1 साल गुजर गया, बड़ी जल्दी गुजर गया। अब हिसाब का दिन आ गया था और राक्षस अपना कर्ज वसूलने के लिए आ धमका था। यहीं से सत्यवान के मास्टर प्लान का पहला हिस्सा शुरू होता है। अब देखिए सत्यवान का दिमाग। वो सीधे सीधे नहीं लड़ता, वो अपनी मजबूरी का नाटक करके राक्षस के घमंड पर वार करता है। वो जानता था कि राक्षस अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका छोड़ेगा नहीं, और बस इसी घमंड को उसने अपना हथियार बना लिया। और अपनी आजादी की कीमत राक्षस ने क्या चुकाई? सोने की 5 थैलियां, और साथ में सत्यवान को मिली 2 और साल की मोहलत। मतलब सत्यवान ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि इस सौदे में मुनाफा भी कमाया। 2 साल बीत गए, राक्षस वापस आया, और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और होशियार था। उसने कसम खाई थी कि वो दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगा। अब सत्यवान के लिए चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। सत्यवान ने फिर से वही किया जो वो सबसे अच्छा करता है। उसने राक्षस के दिमाग से खेला। उसने इतनी विनम्रता दिखाई, इतना समर्पण दिखाया कि राक्षस का शक यकीन में बदल गया। उसने राक्षस के ओवर कॉन्फिडेंस को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। और नतीजा हैरान करने वाला, कीमत सीधी डबल हो गई। राक्षस को अपनी आजादी के लिए इस बार 10 सोने की थैलियां देनी पड़ी। सत्यवान ने सिर्फ खुद को बचाया ही नहीं, बल्कि अपने डिफेंस को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया था। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? एक शब्द में कहें तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस, यानी रणनीतिक धैर्य। याद है जब सत्यवान ने सोने की जगह वो बेकार सी चीजें मांगी थी? उसने शॉर्ट टर्म फायदे को नजरअंदाज किया और लॉन्ग टर्म की सोची। उसने ऐसे टूल्स चुने जो उसे हमेशा ताकतवर बनाए रखेंगे। यही दूर की सोच उसे हमेशा के लिए सफल बनाती है। लेकिन कहानी में एक चीज है जो अभी भी बाकी है। वो तीसरा वरदान, वो जादुई थैला, वो तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जरा सोचिए, अगर राक्षस तीसरी बार वापस आता तो सत्यवान उस थैले का इस्तेमाल कैसे करता?
ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली ताकत संसाधनों में नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने की हमारी कल्पना में होती है।